हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड का लेक्चर नंबर 4, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल भी हम हल करेंगे। आज कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कूलाम का नियम क्या होता है और उसके लिमिटेशन के बारे में भी पढ़ा था और गुरुत्वाकर्षण से रिलेशन भी बताया था हमने। तो इसमें हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, जो कि बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से अध्यारोपण का सिद्धांत, दो चीज़ें आज हमें देखनी है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो देखिए, हमने कहा कि एक चार्ज Q1 यहाँ पे और यहाँ से दूसरा चार्ज हमने लिया Q2, ठीक है। हमें मालूम है इसके बीच में डिस्टेंस एक हम लेते हैं R। तो R हम कहें, यदि इसको हम वेक्टर में लिखें तो इसको हम मॉड R भी कह सकते हैं। Q1 की जो स्थिति सदिश है वो है R1। स्थिति सदिश कितना? R1, वेक्टर R1, और इसका R2 स्थिति सदिश। तो हमें ये बात मालूम है कि जब हम R1 से R2, जब हम Q1 से Q2 की ओर जाएंगे तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 2 माइनस 1। अब हम 2 से 1 की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा? वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2, ठीक है, वेक्टर के रूप में। सबकी स्थिति सदिश हमने क्लियर कर लिया। फोर्स आपको मालूम है, इधर 2 की वजह से 1 पे फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? F12। 2 पे फोर्स लगेगा 1 की वजह से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? F21। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल पहले जिक्र किया जा चुका है, इसमें केवल हम लोग स्थिति सदिश को लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स कोई भी कितना होता है? K Q1 Q2 बटा में R², मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे तो F12 के बारे में हम बात करते हैं। F12 में K आ जाएगा, क्योंकि अदिश राशि कांस्टेंट है ये। उसके बाद से Q1 Q2 अदिश राशि है, तो हम Q1 Q2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद से क्या? दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर। तो बीच का दूरी यहाँ पे क्या है? मॉड R स्क्वायर, ठीक है। चूंकि अब हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सदिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन F12 का डायरेक्शन किधर है? इस साइड में। तो इस साइड में स्थिति सदिश कौन सा है? ये वाला है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। एकांक वेक्टर, कैप लगा दिया तो एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर से ही तो हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन दर्शाते हैं। अच्छा, इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में। अब यहाँ पे देखिए मॉड R को भी, ये डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस को ही बता रहा है। इसको यदि हम मॉड में रखते हैं तो इसके बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो मॉड R1 माइनस R2 इज इक्वल टू मॉड R2 माइनस R1 इज इक्वल टू कितना? मॉड R। इस बात को हम यूज करेंगे तो मॉड R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इस डायरेक्शन के लिए R1 माइनस R2 का मॉड। तो यहाँ पे हो गया R1 माइनस R2 का मॉड, क्लियर है। और यहाँ पे कैप, अब चूंकि वेक्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि A कैप इज इक्वल टू कितना होता है? वेक्टर बटा में मॉड, क्लियर है। तो वेक्टर बटा में मॉड होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैप के जगह पर वेक्टर और बटा में मॉड इसका, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो F12 यहाँ पे हमें इतना मिला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो ये हमें स्क्वायर यहाँ पे लिखना था।
अब आप देख सकते हैं दोनों नीचे वाला सेम है, तो यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, मिला के कितना घात हो जाएगा 3। तो F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2, नीचे में R1 माइनस R2 का क्या क्यूब, और यहाँ पे R1 माइनस R2। तो ये रहा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी प्रकार अब डायरेक्ट हम लिख लेंगे, इसी प्रकार अब हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। जब F12 है तो यहाँ पे 1 2 आ गया, तो उसी प्रकार यदि हम F21 लिखें इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के Q1 Q2 बटा में 1 2 है तो 1 माइनस 2, तो 2 1 है तो 2 माइनस 1 का क्यूब, और यहां भी 2 माइनस 1। क्लियर है? एक एक स्टेप एकदम क्लियरली समझाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ये फिगर भी पहले से समझा दिया गया। अब F12 ये वेक्टर स्वरूप जो कि बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड में हमेशा अक्सर पूछ दिया करता है, यूपी बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में भी, किसी भी बोर्ड में, जो भी बोर्ड है, इसमें F12 ये जो कूलाम के नियम का जो फार्मूला तैयार हुआ है उसका वेक्टर स्वरूप लिखने के लिए पूछता है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ओके, हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और इसके अगल बगल ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे कई चार्जेज हैं, एक साथ कई चार्जेज हैं। तो यहाँ पे Q1 है तो हो सकता है यहाँ Q2 हो सकता है यहाँ Q3 हो सकता है यहाँ Q4 हो, इसके अगल बगल बहुत सारे चार्जेज हों। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक चार्ज है Qn, ये चार्ज इसका ये इसका है। हमने कहा कि यहाँ से इसका जो स्थिति सदिश है ये मान लीजिए R2 है, ये मान लीजिए R3 है, ये R4 है और ये Rn है। ये स्थिति सदिश हमने क्लियर किया, दूरी। ठीक है, तो यहां से आपको एकदम क्लियर मालूम है कि इस चार्ज पर, यह अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी सिस्टम में कोई ऐसा निकाय जहां पे कई चार्जेज हों तो उसमें किसी एक चार्ज पे, किसी भी चार्ज पे, किसी एक चार्ज पर सभी चार्ज की वजह से, सभी आवेशों की वजह से अलग अलग बल कार्य करता है, और ये जो इस पे जो परिणामी बल है सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अच्छा चलिए देखते हैं, तो इसका हम योग करेंगे तो इस पे चार्ज 1 पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा देखें, तो 2 अपना फोर्स लगाएगा, तो हम क्या लिखते हैं 2 1 पे चार फोर्स लगाता है तो हम लिखते हैं F12। ठीक है, 3 भी लगाएगा तो इसको हम क्या लिखते हैं 1F3, फिर 1 के 4 भी लगाएगा तो F14। ऐसे ही लास्ट वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो यही है अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत कि किसी निकाय में प्रत्येक चार्ज पर लगने वाला जो बल है वो सभी बलों के योग के सदिश योग के बराबर होता है। यह है आपका अध्यारोपण सिद्धांत। बहुत इजी है, मतलब जो भी फोर्स लगाएंगे हम सबको एक एक करके जोड़ देंगे। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं जो कि कूलाम के नियम से और इस अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड है। चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक
एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी भुजाओं की लंबाइयाँ हैं स्मॉल ए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ हैं स्मॉल ए और सबके कोनों पर प्लस क्यू चार्ज है। सबके कोनों पर कितना है? प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल आप बता दीजिए। अच्छा चलिए, तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं। तो अब देखिए आप, इस वाले चार्ज को हम लेते हैं और इस पे हम बल की बात करते हैं। तो ये प्लस क्यू इस पे चार्ज लगाएगा, इस पे बल लगाएगा। तो चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल कहाँ होता है? बाहर की ओर। तो इस पे हमने कहा कि एक फोर्स लगा, चूंकि सभी ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो जो भी फोर्स काम करेगा ये तो क्लियर है कि एफ सबका बराबर होगा। तो हमने कहा कि इसकी वजह से एक फोर्स लगा एफ, क्लियर है। यही यदि क्यू यहाँ पे 2Q यहाँ पे 3Q होता तो यहाँ F1 F2 F3 हमको लिखना पड़ता। चूंकि सभी बराबर हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? KQ स्क्वायर अपान में A स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस कितना है? A। Q1 Q2 मैंने Q इंटू Q स्क्वायर हो गया। अब इसका डिस्टेंस है A, तो यहाँ पे A स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा कि F, इसके लिए भी वही चीज़। तो यहाँ से प्रतिकर्षण बल इधर लगा और यहाँ से प्रतिकर्षण बल कहाँ लगेगा? नीचे, यहाँ पे। क्लियर है? दोनों के बीच का एंगल, चूंकि अब समबाहु त्रिभुज है तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली चाहे तो सदिश का नियम जो है, समांतर चतुर्भुज का नियम, उससे भी हम निकाल सकते हैं, और चाहे हम तो दूसरे नियम को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक मिडिल में ऐसे लाइन हम खींच देते हैं। मिडिल में जब हम लाइन खींचेंगे तो ये कितना कितना एंगल हो जाएगा? इधर भी 30 और इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको दो भागों में घटकों के रूप में हम लोग तोड़ लेते हैं। पहले इसको तोड़ते हैं हम, तो एक थीटा वाले पे ये कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, और इस पे 90 डिग्री लगेगा एफ साइन थीटा। क्लियर है? इस वाले को तोड़ेंगे तो ये भी थीटा के संदर्भ में इधर आएगा, तो ये भी हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये किधर आएगा? 90 डिग्री पे एफ साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर एक्चुअली में एंगल कितना है? 30। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल हम लिख देंगे 30 डिग्री। क्लियर है? 30 डिग्री। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्स, ये भी फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या? नेट फोर्स। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे ना एक ही डायरेक्शन में, तो 2F cos 30, F cos 30, F cos 30 मिला के कितना हो जाएगा? 2F cos 30। चलिए, तो 2F, F का मान कितना है? KQ स्क्वायर अपान में A स्क्वायर, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? √3KQ स्क्वायर अपान में A स्क्वायर। ये हो गया आपका F नेट, जो कि हो गया आंसर। तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और बाकी ट्राई भी कई बार अपने से भी करना है आपको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि कूलाम के नियम और सुपरपोजिशन, जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, दोनों को मिला करके है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चार्ज है +Q और दूसरा चार्ज है +4Q। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हमें इसके बीच में कोई अलग से एक चार्ज रखना है, Q, कैपिटल Q। कौन सा चार्ज रखना है? कैपिटल Q हमें रखना है, ठीक है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि कैपिटल Q इसके बीच में रखें, कि कैपिटल Q इसके बाहर रखें, कि इधर रखें।
कैपिटल क्यू हमें ऐसे रखना है जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, साम्य अवस्था में रहे, अर्थात उस पर जो बल लगाएगा, मतलब ये भी इस पर बल लगाएगा, इधर वाला भी बल लगाएगा, तो दोनों बलों का जो परिणामी है वो शून्य के बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ पे रखिए, कहीं भी रखोगे आप तो इस पर बल लगेगा ना, इसकी वजह से भी बल लगेगा, इसकी वजह से भी बल लगेगा। तो आपको यही डिसाइड करना है कि हम कहाँ पे रखें ताकि बलों का परिणामी बराबर हो, मतलब वो जहाँ भी रखें वो वहाँ से हिले ना। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये सोचना है। अब देखिए ये प्लस क्यू है, अब ये भी प्लस है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ये इसको हम यहाँ पे रखते हैं। पहले सोचना है आपको, यहाँ पे मुझे रखना है, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखने से क्या होगा, ये प्लस है, मानता हूँ मैं ये भी प्लस ही है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये भी प्लस है तो ये भी क्या करेगा, इसको और प्रतिकर्षित करेगा। तो क्या यहाँ पे रुकेगा ये? नहीं, दोनों बल, दोनों चार्ज जो है, दोनों आवेश इसको धक्का दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ये तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस साइड में हम रखते हैं, इस साइड में भी यदि हम प्लस क्यू को रखते हैं तो क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाला भी इसको धक्का देगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, कहीं दूर निकल जाएगा। तो साम्य अवस्था में नहीं रहा, उसका अर्थात परिणामी बल शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये क्लियर हो गया कि इस बार हमें ये जो चार्ज है इसको बीच में कहीं रखना पड़ेगा, बीच में कहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, अब बीच में भी रखना है तो ये भी हमें सोचना है कि हम इसको इस साइड में रखें, मिडिल से इधर या मिडिल से इधर, क्योंकि देखिए दोनों का बल अलग अलग है। अब यहां से देखिए हम यहां पे रखते हैं, इसको यहां पे रखते हैं प्लस क्यू को, तो क्या होगा, चूंकि ये स्मॉल क्यू एक अकेला क्यू है तो एक बल लगाएगा प्रतिकर्षण इधर, है कि नहीं, और वैसे ही ये प्लस वाला प्लस 4Q ये भी बल लगाएगा इधर। हाँ, अब बीच में रखने से ये हो गया कि एक दूसरे डायरेक्शन में, एक दूसरे डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये साम्य अवस्था में आ सकता है। बट हम इधर क्यों रख रहे हैं, इधर हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है कि बराबर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि R का मान यदि अधिक है तो F कम हो जाएगा, R का मान कम है तो F अधिक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमें ये मालूम है कि चार्जेज जो है ये कम है, Q यहाँ पे Q है तो इसका मान कम हो जाएगा ना, तो हमें इसका जब मान कम हो गया तो इसका मतलब बल भी इसका कम हो जाएगा। तो बल कम होगा, ये ज़्यादा बलवान है तो ज़्यादा धक्का देगा, इसलिए इस साइड में आ गया। ये कम बलवान है तो कम धक्का दे, अपने साइड में रखा। समझ में मेरी बात आ गई होगी, मोटा मोटी में एकदम छोटी सी बात समझा हमने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से बल लगा F1, इसकी वजह से बल लगा F2। अब चूंकि साम्य अवस्था में है, चूंकि क्या है, ये साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। अब एक चीज हमें मानना होगा कि यहाँ से हमने कितना डिस्टेंस रखा, यहाँ से डिस्टेंस हमने रखा x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, L माइनस, ये पूरा L है, ये x है, तो ये कितना बचा, L माइनस। चलिए, तो साम्य अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2। तो F1 का मान लिख दीजिए यहाँ पे। F1 का मान कितना हो जाएगा, Q इंटू Q बटा में बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, F2 लिखेंगे, F2 में Q इंटू 4Q, Q इंटू 4Q बटा में डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या क्या कट रहा है देखते हैं। K से K कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। इधर हम लेकर आए तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स अपान में एक्स, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो इधर स्क्वायर हट गया, इधर भी इसका 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2। अब दो बारों में हमें इसे बांटना पड़ेगा। L माइनस एक्स अपान में एक्स इज इक्वल टू 2 और
L माइनस एक्स अपान में एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पे अब तेरिए गुणा कर लीजिए, L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे L माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x। अच्छा, ये x उधर गया तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू L और ये x इधर आ जाएगा तो +2x, तो x इज इक्वल टू -L। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L/3 और x इज इक्वल टू -L। अच्छा, x इज इक्वल टू -L आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 0 से L इधर हम जा रहे हैं तो -L किधर होगा, इस साइड में, जो कि संभव नहीं है, ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। समझ में आया है, ये मान्य नहीं है। और ये जो x बराबर L/3, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, तो ये मान्य है, तो ये हमारा हो गया। तो सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं, जिसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। दो चार्जेज हैं, फिर से एक चार्ज है +q और एक चार्ज है -9q। अब आपको एक नया चार्ज इसमें रखना है, कहीं पे भी, या अंदर इसके बीच में या बाहर या इस साइड में, ये आपको डिसाइड करना है। और कहाँ पे रखेंगे, यही x का मान आपको निकालना है। एक हम आपको चार्ज रखना है q, +q आपको चार्ज रखना है, कहीं भी आप +q चार्ज रखिए और निकालिए कि x का मान कितना आता है, x आपको निकालना है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।